Today we read about the new topic, that is Dalton atomic theory. A matter consists of indivisible atom. Okay, but further this point become useless after the discovery of electron, proton, neutron. Okay, initially, if we talk about the Avogadro hypothesis, तो we know that equal volume of a gas contain equal number of molecules. तो वहाँ भी डाल्टन जो था उन्होंने डिनाई किया था कि देयर इज नो वर्ड लाइक मॉलिक्यूल, बट क्या हुआ फर्दर वहाँ पर आगे जो है मॉलिक्यूल्स भी चीज आई, यानी क्या होता है किसी का इंडिविजुअल पार्टिकल मॉलिक्यूल्स भी होता है, यानी लास्ट जो कंपाउंड है उसका लास्ट जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स क्या आता है वो मॉलिक्यूल्स भी होता है, इसलिए ये वाला पॉइंट फर्दर क्या हुआ डिनाई भी हुआ है. ठीक है, फिर भी एटम कैन फर्दर क्लासिफाइड इनटू द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो ये भी बात क्लियर हुई. बट जब तक डाल्टन ने अपने हिसाब से क्या बोला था, मैटर कंसिस्ट ऑफ एन इंडिविजिबल एटम. ठीक है, ऑल द एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव ए आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास. जैसे आप एक चीज बात करेगा सोडियम, वी नो दैट वन सोडियम या वन मोल सोडियम या जो भी हम बात करते हैं इट कंसिस्ट ऑफ एक्स नंबर ऑफ सोडियम एटम. तो ईच सोडियम एटम बिहेव सेम. ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट देयर मासेस तो इट वुड बी सेम. सपोज मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर दो मार्कर है. ठीक है, मान लीजिए वन बॉक्स कंसिस्ट ऑफ ए टू मार्कर, 2 marker, 3 marker, 4 marker, 10 marker, whatever. See, if I will say these 2 marker, so these 2 marker are same, their masses are same. If we talk about their chemical property, so their chemical property would be same. So similarly, all the atoms of a given element have identical property, including identical mass. यानी सोडियम एटम if we compare with another sodium atom, देखो सोडियम एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ए सोडियम एटम. ठीक है, तो if you talk about the sodium atom and with another sodium atom, their masses are same and their you can say उनका जो कोई केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो भी सेम होगी. कई बार क्या होता है बच्चे लोग क्या हो जाते हैं एलिमेंट और एटम में कंफ्यूज हो जाते हैं. एलिमेंट किसे बोलते हैं, एटम किसे बोलते हैं. एक सिंपल सी बात है, जैसे आप समझ लीजिए एलिमेंट, मान लीजिए हमने बोला इंडियन टीम या इंडिया. ठीक है, अब आप देखो इंडियन टीम है तो उसमें खेला तो कौन है, प्लेयर. ठीक है, आप देखोगे कभी भी क्रिकेट मैच है तो इंडिया इज प्लेइंग अगेंस्ट द पाकिस्तान, अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट द न्यूजीलैंड, व्हाटएवर इट वुड बी. ठीक है, तो वहां पर इंडिया है बट खेलता कौन है, मान लीजिए विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, जो भी है, तो इंडियन प्लेयर खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं. तो आप समझ लीजिएगा एलिमेंट इंडिया टीम है तो आपका जो प्लेयर है वो क्या है, एटम. तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, इस तरह से एग्जांपल होगा. तो मींस सोडियम एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ सोडियम एटम. अब मान लीजिए मैं रोहित शर्मा और विराट कोहली को मैं कंपेयर करूं तो मैं बोलूंगा इन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसा ही है बिकॉज बोथ आर इंडियन. मान लीजिए कोई ऑस्ट्रेलियन टीम है, ऑस्ट्रेलियन टीम में मान लीजिए स्टीव स्मिथ है, वार्नर है, दोनों को आप कंपेयर करोगे तो दोनों क्या है, सेम है, बोथ आर ऑस्ट्रेलियन. उनके क्या है एबिलिटी सेम होगी या जो भी हम मान के चले. ठीक है, तो ऑल द Indian player of a given Indian team have identical properties. समझ में आ गया कि नहीं आ गया. ठीक है, atom of different team, player of different team are differ. यानी आप इंडियन प्लेयर और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को आप कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली क्या होगे, वो डिफर होगा. तो मैंने एग्जांपल दिया सोडियम एटम के साथ कंपेयर करेगा तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और मासेस सेम मिलेगा. बट यदि सोडियम एटम पोटेशियम एटम के साथ कंपेयर करेगा तो उसके मासेस तो डेफिनेटली डिफरेंट होंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी. ठीक है, कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन द एटम ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन ए फिक्स्ड रेशियो. ये हमने इनिशियली जब मैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की डेफिनेशन पढ़ी थी तब ये बात करी थी
The compound is a pure substances in which is consist of a two or more than two similar or dissimilar atom, but they are present in the fixed ratio. Is it clear to all of you? ये कंपाउंड की डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं, ठीक है. केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, दे आर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन. अभी हम लोगों ने याद करिए लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. तो ये स्टेटमेंट उसी को इस बता रही है. या कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करें तो वो सारी की सारी बात उसी में ही आ गई. क्योंकि मैं केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट प्रोपोर्शन ज्यादा बात कर सकता हूँ, क्योंकि यदि मैं एटम्स की बात करूँ, ठीक है, तो मान लीजिए इफ एनी कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ ए टू और मोर देन टू एटम, तो दे हैव ए डेफिनेट मास प्रोपोर्शन. इसलिए अपन इस लाइन को हम बोल सकते हैं इट विल फॉलो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. तो क्या बोल रहा है? केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, ठीक है. इट इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. प्लीज रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब एक बार समझ लीजिए. जैसे रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब ब्रेकिंग होना या फॉर्म होना. रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब ब्रेकिंग होना या फॉर्म होना. जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए नाइट्रोजन when combined with hydrogen are going to be form NH3. Initial there is a bond between nitrogen. Here the bond between hydrogen and now there is a bond between nitrogen and hydrogen. इसका मतलब क्या हुआ है? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम. ध्यान दीजिए, number of atom this side for nitrogen and this side for nitrogen is same. Hydrogen same here. The mass corresponding to the nitrogen and here mass corresponding to the nitrogen वो भी सेम मिलेगा. mass corresponding to the hydrogen दोनों जगह आपको क्या मिलेगा? सेम मिलेगा. Is it clear to all of you? तो ये this is all for the Dalton atomic theory. तो अब हम देखिए इस पे बेस जो एक क्वेश्चन जो आया हुआ है जेडब्ल्यू मेंस में वो हम डिस्कस करते हैं. चलिए अब हम जेडब्ल्यू मेंस 2020 जैन है मीन्स अभी जैन वक्त की बात करें, जब जैन में जब हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट वाज नॉट प्रपोज्ड बाय डेल्टन. ठीक है, हमने पहला क्या पढ़ा था? मैटर कंसिस्ट ऑफ ए इंडिविजिबल पार्टिकल. ठीक है, ये डेल्टन ने दिया हुआ है. लास्ट पॉइंट पढ़ा था chemical reaction involve reorganization of atom, they are neither created nor destroyed in a chemical reaction. ये भी लास्ट स्टेटमेंट था. हमने पढ़ा था all the atom of a given element have a identical properties including identical mass. अभी हमने विराट कोहली का एग्जांपल दिया था. an atom of a different element are differ in mass. तो ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज डेल्टन ने बोली हुई है, ये पढ़ी है. अब आप देखिए ये वाला, when gas combine of reproduce in a chemical reaction they do so in a simple ratio by volume provided all gas are at the same temperature and pressure. This is the statement given by Gay-Lussac's law. ये Gay-Lussac's law में पढ़ा था हमने. तो Gay-Lussac's law है तो it is not given by the Dalton, it is given by Gay-Lussac's. इसका मतलब नॉट कौन सी हुई? our answer is this. तो ये था, ये भी था और ये भी था, तो हमारा क्या जाएगा? आंसर है. अब आप इमेजिन करके चलिए जेडब्ल्यू मेंस में डायरेक्ट टेक्स्ट बुक का आया है. एक मैं गाइडलाइंस यहाँ पर आपको सब बच्चों को प्रोवाइड कर रहा हूँ कि कोई भी लेक्चर आप देख रहे हैं तो एनसीईआरटी बुक को रिवाइज करिए. आप एनसीईआरटी बुक से बात करिए. जेडब्ल्यू मेंस नीट की, मैं एडवांस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जेडब्ल्यू मेंस और नीट की बात कर रहा हूँ. आपका बेसिक्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है. टेक्स्ट बुक में से आप इमेजिन करिए डायरेक्ट टेक्स्ट बुक में तो दिया हुआ है ये क्वेश्चन, कोई अलग से थोड़ी दिया हुआ है. ये स्टेटमेंट भी है, ये स्टेटमेंट भी है. तो आप ये ध्यान रखिए. हाँ, एडवांस में कंसेप्चुअली तो वो रहेगा, एप्लीकेशन थोड़ी सी ज्यादा जाती है, अच्छे लेवल पे जाती है, बट नो डाउट हम सब कवर करेंगे, इसलिए आप बेफिक्र रहिए. तो आप समझ लीजिए कितना आसान क्वेश्चन था. ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं. चलिए, नाउ वी कम टू द एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास. बट यहाँ पर हमने, आप देखेंगे एटॉमिक मास के आगे एक वर्ड लिखा हुआ है रिलेटिव. ठीक है, अब चीजों को समझिए.
We know that atom is a very tiny particle, and you can assume if you are going to mass of that atom, it is very less, which is impossible या which is very impossible in a practical कि हम उसको हम मेजर कर ही नहीं सकते। पहली बात समझ में आ गई आपको, यानी एटम इज अ टाइनी पार्टिकल, इसलिए हम प्रैक्टिकली उसका मास मेजर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब for any atom it is very difficult to find out absolute value of their atomic mass। इनिशियली ये एटॉमिक वेट लिया जाता था, बट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी अब एटॉमिक वेट को एटॉमिक मास से रिप्लेस कर दिया है। तो बट कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं एटॉमिक वेट भी लिखा हुआ मिले तो कंफ्यूज मत होना, इट इज एक्चुअली द एटॉमिक मास, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मास रिमेन्स सेम बट वेट इज गोइंग टू बी चेंज इफ देयर इज अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी यानी ग्रेविटी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो बात ये समझ में आ गई कि एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मिल पाएगी, ठीक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी आप किसी भी एटम का एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते। अब जब एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं आया तो मास ऑफ एटम विद रिस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड स्टैंडर्ड रखा गया। क्या रखा गया? हाइड्रोजन का मास को क्या बोल दिया? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एक रेफरेंस ले लिया, मेक श्योर इट इज नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू। हालांकि इसको 1.0018 लेते हैं, बट हम एक अच्छा सा न्यूमेरिकल वैल्यू रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक मास ऑफ ए हाइड्रोजन 1, यानी ये एक वैल्यू अज्यूम किया है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं अज्यूम किया गया, दिस वैल्यू इज टेकिंग स्टैंडर्ड या अज्यूम, यानी स्टैंडर्ड ले लिया है, ठीक है। अब समझिए, यहां पर आप डेफिनेशन कर लिया, यानी 1 टाइम से। सपोज मान लीजिए ये कोई x एलिमेंट है, वो मान लीजिए 16 टाइम हाइड्रोजन के एटम के से वेट से ज्यादा है, तो अब आप देखिए आपका हो सकता है एक्चुअल हाइड्रोजन का वेट कुछ 10 की पावर -24, -25, -26 ग्राम उसमें हो सकता है। आप प्रैक्टिकली 10 की पावर -24 ग्राम प्रैक्टिकली आप करने जाओ तो क्या मेजर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अब आप देखो, आपने क्या मान लिया, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन को 1 मान लिया कि भाई ठीक है, हाइड्रोजन जितना भी है उसका मास मैं 1 मान लेता हूं। यदि उस मास का यदि x एलिमेंट उसके एटम 10 टाइम ज्यादा है, तो आप बोलोगे इसका मास एटॉमिक मास 1 माना, तो x एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 10। 16 टाइम ज्यादा है तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 16। 12 टाइम ज्यादा है तो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? 12, ठीक है। यहां तक क्लियर हुई? तब आप डेफिनेशन देखिए, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज ए नंबर which indicate how many time mass of one atom of the element is heavier in comparison to the mass of one atom hydrogen। यानी मान लीजिए मैंने यहाँ पर देख रखा एक बैलेंस रखा, सपोज एक अज्यूम कर लीजिए यहाँ पर मैंने 10 हाइड्रोजन एटम रख दिए, कितने हुए, और यहाँ पर एलिमेंट रखा, तो आप बोलोगे देखिए यहाँ पर मैंने 10 एलिमेंट रख दिया, तो एक का मास यहाँ पर 1 है, तो इसके कंपेयर में इसका मास कितना जाएगा? 10 आएगा। हो सकता है ये 1 × 10 की पावर -24 एक्चुअली हो, और तो ये 10 = -24 है, तो प्रैक्टिकली 10 की पावर -24 कैलकुलेट करना मुश्किल है। तो इसीलिए हमने उसको एक वैल्यू 1 बनाया है। तो मेक श्योर, यदि मैं बोलता हूं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, तो वो रिलेटिव वैल्यू है, ना कि एब्सोल्यूट वैल्यू है। इसीलिए बहुत ऑथेंटिकेटली इसको रिलेटिव एटॉमिक मास बोला जाता है। इनिशियली इस चीज को डेल्टन ने लिया है, बिकॉज डेल्टन ही बोल रहा था कि एटम इज इंडिविजिबल पार्टिकल। उसने इनिशियल लेवल पे हाइड्रोजन को रेफरेंस लिया है। क्या लिया है? हाइड्रोजन को रेफरेंस लिया है। क्या लिया है? रेफरेंस। तो ऑन हाइड्रोजन स्केल पे देखिए आ रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ वन एलिमेंट। मान लीजिए मास ऑफ वन एलिमेंट 10 टाइम्स हुआ, तो यहाँ 10, तो मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम हमने अज्यूम कितना किया? 1। कितना क्या है? 1। तो 10/1 कितना हुआ? 10 हुआ। तो Rn कितना हुआ? 10। मान लीजिए ये 16 हुआ, यहाँ पर 16 हुआ, तो 16/1
तो Rn कितना हो जाएगा 16, यानी रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ X एटम इज 10, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ Y एटम इज 16, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ Z एटम इज 12। तो आप क्या बोलोगे 10, 12, 16 कब आया है? व्हेन कीप हाइड्रोजन इज 1, ये समझ लीजिए, इसीलिए इसका नाम दिया हुआ है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो वापस सुन लीजिए, टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, यू कैन से इट्स इम्पॉसिबल, या मान लीजिए वेरी डिफिकल्ट। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक अ स्टैंडर्ड वैल्यू, वी कीप एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, on the basis of that we are just going to find out the number which indicate how many times. Suppose if any element X is 10 times heavier than hydrogen, so we keep its atomic mass equal to 10. If any atom Y is 16 times heavier, so atomic mass of Y is 16. If Z is 12 times heavier, so we can say atomic mass of Z is 12. Is it clear? ठीक है, तो ये शुरू में लिया है। अब आप देखिए, इनिशियली आफ्टर सम ईयर दिस इज गोइंग टू बी चेंज। उसके बाद क्या जाता है, कुछ ईयर के बाद क्या लिया गया है, ऑक्सीजन एज ए रेफरेंस लिया गया। क्या लिया है? ऑक्सीजन एज ए रेफरेंस, ठीक है। यानी रिलेटिव एटॉमिक मास में सही बाद में केस क्या ले लिया है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का रीजन क्या था? बिकॉज वी ऑल नो दैट ऑक्सीजन इज वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, इसलिए जो भी नेचर में ऑक्सीजन के कंपाउंड ज्यादा थे, ठीक है। आप क्यों लिया है? कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन इज मोर। तो अब देखिए, हाइड्रोजन के बाद क्या ले लिया है? यहां पर जो स्केल आया है वो किसका आ गया है? ऑक्सीजन, ऑन ऑक्सीजन स्केल। अब आप देखो यहां पर क्या हो जाएगा, 1/16 टाइम मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम हो गया, ठीक है। मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम हो गया है, ठीक है। तो ये बाद में ये वाली वैल्यू भी आई, ठीक है। अब नाउ एडे यानी ऑक्सीजन हुआ, तो उसके हिसाब से मान लीजिए ऑक्सीजन का मान लीजिए 16 आया, तो सोडियम का 22 पॉइंट समथिंग 23 आया, सल्फर समहाउ 32। इस तरह से क्या है, एटॉमिक मास मेजर करे गए हैं। बट नाउ ए डे यहां पर जो भी लिया है एटॉमिक मास, वो क्या हो जाएगा? कार्बन स्केल पे लिया है, बिकॉज कार्बन हैज स्टेबल C12 आइसोटोप्स। आप देखेंगे C12 आइसोटोप बहुत हमारे सराउंडिंग बहुत मिलते हैं, इसलिए नाउएडे कार्बन को लिया गया है। तो यहां पर आ जाएगा ऑन कार्बन स्केल Rn, ये रिलेटिव एटॉमिक मास, तो यहां पर आ जाएगा 1/12 एंड यहां पर आ जाएगा कार्बन। इज इट क्लियर? अब आप देखिए यहां पर डेफिनेशन, अब नाउएडे डेफिनेशंस ऑफ एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, देखिए ध्यान रखना, एटॉमिक वेट पहले बोलते थे बट ग्रेविटी की वजह से उसको एटॉमिक वेट नहीं बोलते, बट फिर भी कहीं एटॉमिक वेट लिखा हुआ भी आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। नाउ वी कैन गो विद द डेफिनेशन, न्यू डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास। चलिए अब न्यू डेफिनेशन क्या बन गई है एटॉमिक मास की? नाउ अकॉर्डिंग टू द नाउअडेज, ध्यान दीजिए वही डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर व्हिच इंडिकेट how many times the mass of one atom of the element is heavier in comparison to, यहाँ क्या था? comparison to the mass of one atom of hydrogen था। अब उसकी जगह क्या गया है? 1/12 part of the mass of one atom of carbon। Is it clear to all of you? 1/12 part of the mass of one atom of carbon, ठीक है। यदि यही ऑक्सीजन आता mass of one oxygen atom, यहाँ 1/16 होता, बट नाउअडेज इसके हिसाब से 1/12 द पार्ट ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 इनटू द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। अब आप देखिए यही चीज क्या हो सकता है? 1/12 है, तो आप देखेंगे ये चीज क्या हो जाएगा? 1/12 है, तो दिस इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई बाय 12। तो एक दूसरा फॉर्मूला ये भी बात हो सकती है, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास यूनिट पे, एएमयू। चलिए एटॉमिक मास यूनिट
it is atomic mass it is equal to 112 the mass of one atom of carbon 12 atom. इनिशियल क्लासेस में शायद आप लोगों ने ये पढ़ा होगा 1 Me is equal to 1/12 equal to mass of C12 atom. This is the formula. ठीक है, it is mass of one nucleon. We know that what is the nucleon, ठीक है, which is present in the nucleus. It is equal to proton plus neutron. It is equal to proton plus neutron. Is it clear? And 1 AMU is equal to 1 AMU equal to 1.66 into 10 to the power minus 24 gram आएगा. 1 AMU is also called 1 Dalton because it is given by Dalton. तो कई बार डेल्टन भी बोलते हैं. नाउ AMU is replaced by U, यानी अब आजकल बहुत AMU बड़ा लंबा सा नाम है तो इसका शॉर्ट नाम क्या कर दिया है, U कर दिया है, which is known as unified mass. देखिए ये थ्योरेटिकल है, ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई. मैं ठीक है, यहाँ पर क्या है, कई बार ये चीज बोलते हैं कि व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास. रिलेटिव एटॉमिक मास है क्या, आप देखेंगे यदि थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, ठीक है, यदि मान लीजिए रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अपन जो भी मास मेजर कर रहे हैं, अपन बोल रहे हैं कार्बन का मास 12 है. आप इमेजिन करिए, आप बोलते हो कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1, ये बोलते हो 1.008, मान लीजिए मैंने 1 ले लिया. एटॉमिक मास ऑफ कार्बन आप बोलते हो 12. एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन आप बोलते हो 16. ठीक है, एक्चुअली देखा जाए तो इट इज नॉट ए 112, इट इज Rm रिलेटिव एटॉमिक मास. दिस इज रिलेटिव एटॉमिक मास, दिस इज द रिलेटिव एटॉमिक मास. बट आपने यदि फोकस किया है, आपसे मैं पूछता हूं कि व्हाट इज द न्यूक्लियन. न्यूक्लियन यानी ऑक्सीजन के न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितने हैं, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितना जाता है 16. क्योंकि आपने इनिशियल डेफिनेशन पढ़ी होगी मास नंबर. मास नंबर it is equal to number of neutron and plus number of proton. तो ध्यान दीजिए, इनिशियल क्लासेस में यदि मास नंबर डेफिनेशन पढ़ी है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, तो आप बोलोगे ऑक्सीजन के न्यूट्रॉन कितने होते हैं. यदि मैं मास नंबर ऑक्सीजन की बात करूं, नंबर ऑक्सीजन की बात करूं, तो ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन होते हैं 8, प्रोटॉन होते हैं 8, तो 16. तो एक्चुअली Rn बता क्या रहा है, Rn इज नथिंग एज इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियन. आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि इसका एक्चुअल मास निकालने जाएंगे, मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम निकालने जाएंगे, तो आप देखेंगे कि कैसा है. आप देखेंगे व्हाट एक्चुअल मास ऑफ वन एटम निकालते हैं. देखिए यहां तक समझ में आया. चलिए अब आप देखिए, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम मास ऑफ वन एटम निकालते हैं. चलिए अपन निकालते हैं मास ऑफ वन एटम. ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं, मान लीजिए हमारे पास फॉर्मूला आया कि मास ऑफ वन एटम. ठीक है, या मान लीजिए आपको किसी भी कार्बन का निकालना है, मास ऑफ वन एटम ऑफ, मान लीजिए किसी भी सब्सटेंस ऑफ एनी सब्सटेंसेस निकालना है ना, it should be equal to Ram into 1 AMU. ये हो जाएगा. Rm क्या होता है, न्यूक्लियन. Rm क्या होता है, न्यूक्लियन. यदि मैं मान लीजिए मैं एग्जांपल लूं पहले, चलिए फॉर्मूला बना दिया, ये मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी सब्सटेंसेस इक्वल टू Rm into दिस. Rm है क्या, न्यूक्लियन. Rm है क्या, न्यूक्लियन. यदि मान लीजिए मुझे मतलब ये है मास ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है. ऑक्सीजन में न्यूक्लियन कितना होता है 16. 1 m इक्वल टू 1.66 into 10 की पावर माइनस 24 ग्राम आ रहा है. 1.66 into 10 की पावर माइनस 24 ग्राम आ रहा है. ठीक है,
तो आप ये क्या बोल सकते हो, ये क्या बोल सकते हो, एटॉमिक मास, ठीक है, यानी मास ऑफ वन एटम बोल सकते हैं, या भी आप एटॉमिक मास नहीं निकलना चाहते हैं तो ठीक है, क्योंकि वो पर मूल आ जाएगा तो अलग बात आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, आगे फॉर्मूला बनेगा। अभी मैं मास ऑफ ऑक्सीजन एटम लिखता हूं, तो आप इसको कैलकुलेट कर देंगे। हमारे पास यदि कैलकुलेटर से देखते हैं तो इट सम टू बी 16 into 1.66, हमारा आ रहा है 26.56, ये आ रहा है 26.56 into 10⁻⁻⁴ ग्राम। केजी में कन्वर्ट करना है तो -27 आ जाएगा। और मान लीजिए मास ऑफ कार्बन एटम करें, हाउ मेनी न्यूक्लियन, 12, कार्बन में न्यूक्लियन कितने होते हैं, 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन इनटू 1.66 इनटू -24 ग्राम। तो आप देखिए कैलकुलेटर यूज करते हैं अपन, 12 इनटू 1.66 कितना आया, कितना रहा है 1.99, सॉरी 19.92 इनटू -24। बट हो सक देखिए ये है, बट कई बुक में ध्यान रखना है वो लिखेगा 1.99 इनटू 10⁻⁻23 ग्राम, क्योंकि ये एक पावर कम हुआ तो डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना। 1.99 इनटू 10⁻⁻23 दिस है, ये क्या जाएगा कार्बन एटम। ध्यान दीजिए ये पर मोल नहीं है, ये सिर्फ ग्राम यूनिट है। आगे यदि हम बात करते हैं एटॉमिक मास, इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, या मॉलिक्यूलर मास आएगा तो इट इज द मास ऑफ 1 मोल होगा, तो वहां पर चीजें चेंज हो जाएगी। तो अभी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर आ गया है मास ऑफ दिस, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो हमने यहां पर यदि आप बात करें, ठीक है, यदि सिर्फ इतना नहीं लिखना है और यदि आप ये चीज नहीं लिखना चाहते हैं तो इस देखिए ये सब आप नोट कर दिया, इसकी बजाय आप ये भी लिख सकते हो, यदि आप ये नहीं लिखना चाहते तो इतना भी लिख सकते हो, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। ध्यान दीजिए आगे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आएगा, तो मास ऑफ ऑक्सीजन एटम ये 16 into 1 तो 16 AMU आया है, बट ये एक एटम का मास है, 1 मोल एटम का नहीं है। ध्यान रखना आगे आने वाला है, क्योंकि ये वैल्यू शायद नहीं दी हो, ये वैल्यू नहीं दी हुई है, ये मुश्किल हो, क्योंकि बहुत अजीब सी वैल्यू है, बट ये वैल्यू दिया होगा। या कार्बन के लिए भी देखो मैंने फिर भी कैलकुलेट कर दिया, देखिए कार्बन के लिए भी क्या जाएगा 12 AMU। मेक श्योर इट इज द मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, ओनली 1 एटम, नॉट 1 मोल, नॉट 1 मोल, क्योंकि आगे हमें पता है 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो टाइम। 1 मोल का निकालना है तो एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करना है, वो अभी हम आगे बात करेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो मास ऑफ कार्बन एटम 12 AMU, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम 16 AMU, या 16 into 1.66 into 10⁻⁻24, 12 into 1.6 into 66 into 10⁻24 कर सकते हैं। प्लीज ध्यान रखिएगा। अब आप देखिए यदि यहां पर यदि आपके पास ये चीज आ गई, बट फिर भी यदि आपसे पूछा जाए मास, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, तो इन जनरल इट इज फॉर 1 मोल आता है। ये कितने के लिए आता है 1 मोल के लिए। चलिए वो हम आगे पढ़ेंगे, पर यहां पर आपसे पूछा जाता है एवरेज एटॉमिक मास। क्यों एवरेज एटॉमिक मास आ गया? तो आप देख लीजिए फॉर एग्जांपल या एवरेज एटॉमिक मास की रिक्वायरमेंट क्या हुई। अब मान लीजिए पहला एग्जांपल मान लीजिए क्लोरीन की बात करो, तो क्लोरीन हैव 2 आइसोटोप्स, ठीक है। पहले मैं क्लोरीन हैव 2 आइसोटोप, तो आइसोटोप्स की डेफिनेशन मैं यहां लिख रहा हूं। आइसोटोप में क्या हो जाएगा, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ये इनिशियल क्लासेस में डेफिनेशन पड़ी होगी। मास नंबर क्या होता है ये भी पता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, द सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को आप क्या बोलते हो, मास नंबर।
या इसको अपन न्यूक्लियन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। ठीक है, अब आप देखिए क्लोरीन हैव ए 2 न्यूक्लियन C35 एंड C37, नेचर में ये मिलता है। अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम, तो आप बोलोगे मास ऑफ वन क्लोरीन एटम, आप बोलोगे यदि इसके हिसाब से बोला तो 35 AMU बोलोगे। मास ऑफ वन क्लोरीन एटम बोला तो आप बोलोगे सर 37 AMU हुआ इसके साथ, क्योंकि इसके अंदर तो न्यूक्लियन 35 है तो इसके अंदर न्यूक्लियन 37 है। अब कंफ्यूजन आया कि मास ऑफ वन क्लोरीन एटम ये लें या ये लें, क्योंकि आप सोचिए कि एक सैंपल लिया, यदि मैं सिंगल एटम की बात लेता, सिंगल की बात करता तो हो सकता है ये 35 AMU वाला हो और ये 37 वाले सिंगल की बात करूं। बट सपोज मान लीजिए मैंने 1 ग्राम ले लिया, 1 ग्राम क्लोरीन ले लिया या 10 ग्राम ले लिया, तो उस सैंपल के अंदर ये भी मिलेगा तो ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा तो ये भी मिलेगा। आप समझिएगा, एक सिंगल एटम की बात करूं ओके, एक सिंगल एटम की बात करूं ओके, बट मैं मार्केट से क्लोरीन सैंपल लाया तो उसमें Cl35 Cl37 दोनों मिलेंगे। फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? वहां पर आप क्या निकालोगे? एवरेज एटॉमिक मास निकालोगे। व्हाट यू कैन डू, यू कैन फाइंड आउट द एवरेज एटॉमिक मास। इसी तरह से ऑक्सीजन आया, क्या हुआ? ऑक्सीजन। यदि मैं ऑक्सीजन की बात करूं, सेकेंड एग्जांपल ऑक्सीजन की, तो क्या होता है? O16, O17, O18, तो इसके हिसाब से क्या आ जाएगा? 16 AMU, इसके हिसाब से 17 AMU और इसके हिसाब से 18 AMU। तो सैंपल के अंदर O16, O17, O18 सब मिल रहे होंगे, यस और नो? तो अब आप देखिए इसमें आपको क्या जानना पड़ेगा? एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास टर्मिनोलॉजी कब आती है? जब आइसोटोप्स होते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? द एवरेज एटॉमिक मास निकालना जरूरी है। इस पे बेस्ड नंबर ऑफ टाइम कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में, एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो अभी एवरेज एटॉमिक मास की बात करते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास निकालते कैसे हैं। जैसे आपने इनिशियल क्लासेस में मीन और मीडियन निकाला होगा, तो वैसा ही फॉर्मूला है, कुछ नया नहीं है। देख लीजिए, आप इसमें फॉर्मूला बना देते हैं कि मान लीजिए किसी का एटॉमिक मास A1 है, उसके नंबर N1 है, A2 है, उसके नंबर N2 है, A3 है, उसके N3 है, तो आप क्या बोलोगे? एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू N1 A1 प्लस N2 A2 प्लस N3 A3। यदि ज्यादा है तो आगे ऐड होता रहेगा, डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। एवरेज निकाला है, सीखे ना आपने? तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एवरेज एटॉमिक मास। इज इट क्लियर? N1 नंबर, मान लीजिए कोई बोलते हैं कि सर 10% है, तो 10% ऑफ A1 प्लस मान लीजिए ये 50% है तो 50% ऑफ A2, मान लीजिए ये 40% है तो 40% ऑफ A3। तो हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करते हैं। कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं देखिए। The example given is boron has a 2 isotopes, boron 10 and boron 11, whose percentage abundance are 19.6% and 80.4% respectively. What is the average atomic mass? देखिए, यहाँ पर आपके पास बोरोन और उसका परसेंटेज, बोरोन का यदि ये 10 है तो उसका परसेंटेज 19.6 है, यदि ये 11 है तो ये है 80.4 है। तो आप मान लीजिए इसको मैं थोड़ी देर के लिए N1 मान लूं, इसको N2 मान लूं, तो ये मेरा A1 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा मेरा A2। क्यों? तो ये आउट ऑफ 100 99.6, आउट ऑफ 100 80.4%, क्योंकि मैं जो फॉर्मूला है उसको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा हूं। अदरवाइज आप दूसरा मेथड कर सकते हो, 10 into 19.6% प्लस 11 into 80.4%, चीज वही है। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास ये सारी चीजें आ गई। देखिए, अब आपके पास व्हाट इज द फॉर्मूला? एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू 10 into
10 into 19.6 plus 11 into 80.4 divided by 19.6 plus 80.4 आ जाएगा। Is it clear to all of you? तो अब आप देखिए 19.6 plus 80.4 ये 100 ही है। अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास वैल्यू कितनी आ गई है 196 प्लस। अब आप देखिए 11 into 80.4 ये कम आया 884.4 अपॉन 100 प्लस देखिए प्लस 196 इन दोनों को प्लस किया तो यह आया 1080.4 अपॉन 100 ठीक है। यहां पर आपके पास कितना आ जाएगा 10.80 यानी एवरेज एटॉमिक मास आएगा वो कितना आएगा 10.80। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप क्लियर हो गया। N1A1 प्लस N2A2 प्लस N1 प्लस N2 या आप देखेंगे यदि दूसरा मेथड लगाना है तो 10 का 19.6% ये हुआ, 11 का 80% यानी 10 into 19% प्लस 11 into 80.4% ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ठीक है ना। मान लीजिए आपके पास कुछ लिक्विड ए है तो लिक्विड ए का मास मान लीजिए प्योर सैंपल में यदि x है और उसका मान लीजिए 40% आप किसी मिक्सचर में डालते हैं और दूसरे का मान लीजिए y है उसका 60% डालते हैं तो आपके पास मिक्सचर क्या हो जाएगा x का 40% प्लस y का 60%। वही चीज हो रही है कि नहीं हो रही? अब मान लीजिए एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूं। आपको पता है क्लोरीन है 2 आइसोटोप्स, ठीक है, Cl35 एंड Cl37 प्रेजेंट इन रेशियो या देखो रेशियो ऑफ 3:1। देखो 3:1 आएगा या यहाँ पर आ जाएगा 75% 25% जो अभी अपन ने किया था ना, तो 75 को N1 ले लीजिए और 25 को क्या ले लीजिए N2 ले लीजिए, है ना। आर इन द रेशियो 3:1 फाइंड आउट एवरेज एटॉमिक मास, फाइंड आउट एवरेज एटॉमिक मास। यदि मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो क्लोरीन हैव 2 आइसोटोप्स, आप बोलोगे क्लोरीन, ठीक है, रेशियो की बात करूं तो ये 3 ये 1 ये 35 तो 37, बिल्कुल सिंपल। इसको मैं N1 ले लूं, इसको क्या ले लूं N2, ये मेरा क्या हुआ A1 तो ये क्या हुआ A2 आया। इज इट क्लियर? तो मेरा क्या हो जाएगा एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू 35 into 3 plus 37 into 1 divided by 3 plus 1. N1 A1 plus N2 A2 give this. So it come to be 35.5 आएगा। और हमारे को पता है, आप इमेजिन करिए, है ना, तो क्लोरीन का कितना एटॉमिक मास आता है 35.5। देखिए इनिशियल क्लासेस तक हो सकता है कोई बच्चा एटॉमिक मास को मास नंबर लेके चलता है। बच्चों अब आपको कंपैरिजन क्लियर हो गया है कि व्हाट इज द मास नंबर एंड क्यों मास नंबर से एवरेज एटॉमिक मास बना, एटॉमिक मास भी क्यों नहीं बना है। आई होप समझ में आ गया होगा। मास नंबर इज सिंपल नंबर whereas it indicate the mass of one atom. This indicate mass of one atom. ठीक है, आप यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंजेस लाता हूं कि अभी हमारे को क्या दिया होता था, ये परसेंटेज दिया होता था तो हमें एवरेज मास दिया हुआ है। अब आप देखो मैं एक ट्रिक तरीका बता रहा हूं तो इस न्यूमेरिकल वैल्यू को ही चेंज कर रहा हूं। तो आपको क्या है आंसर में
आ जाएगा। मान लीजिए यही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, यदि इसी क्वेश्चन में दो ही तरीके से आता है। देखो क्वेश्चन क्या आता है, या तो परसेंटेज देके एवरेज एटॉमिक मास पूछ लेगा, या एवरेज एटॉमिक मास देके परसेंटेज पूछ लेगा। यही दो प्रोफाइल के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आईआईटी एडवांस पे भी इस प्रोफाइल पे क्वेश्चंस आया है, वर्कशीट में देखना, मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है। क्लोरीन हैविंग टू आइसोटोप दिस, ठीक है, हैविंग एवरेज एटॉमिक मास इज 35.5, ठीक है। फाइंड आउट परसेंटेज कंपोजिशन, है ना। या तो कहीं फाइंड आउट परसेंटेज कंपोजिशन पूछ देता है, या व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हेवियर या लाइटर। ये हेवियर होगा तो ये क्या होगा, लाइटर होगा, क्योंकि इसका मास नंबर ज्यादा है तो हेवियर, इसका मास नंबर कम है तो लाइटर। कोई दिक्कत नहीं है, तरीका वैसा ही है। आप क्लोरीन लिख दो, एटॉमिक मास कितना है 35, 37, सॉरी नॉट एटॉमिक मास नंबर क्या है ये लिखा, परसेंटेज। अब देखिए मान लीजिए मैं इसको x ले लेता हूं, मैं मान लेता हूं कि मेरा ये क्लोरीन x परसेंटेज है, तो आप इसको क्या 100 माइनस x लिख सकते हो, क्योंकि आपके पास दो कंपोनेंट है, इसका परसेंटेज प्लस इसका परसेंटेज 100 ही होगा, ठीक है। इफ इट इज x% तो बट ऑफ 100 माइनस x। मान लीजिए ये 20% होता है तो ये 80, ये 30 होता है तो ये 70, ये 40 होता है तो 60, ये 50 होता है तो ये 50 होता है कि नहीं होता है, ये समझ में आया। अब आप देखिए वही फॉर्मूला है, इसको मैं n1 मान लूं, इसको मैं n2 मान लूं, दिस इज द मास नंबर 1 एंड दिस इज द मास नंबर 2। देखिए मैंने वो ही फॉर्मूला लगा रहा हूं, कुछ नहीं ज्यादा कर रहा हूं, दो ही प्रोफाइल का क्वेश्चन आएगा और कुछ नहीं, या तो परसेंटेज कंपोजिशन या रेशियो, है ना। आप परसेंटेज कंपोजिशन या रेशियो, फॉर्मूला क्लियर है। एवरेज एटॉमिक मास क्या हुआ 35 इंटू एस n1 a1 प्लस 100 माइनस h इंटू 37 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, ये आया। और ये वैल्यू कितनी दी है 35.5 इज इक्वल टू 35x प्लस 3700 माइनस 37x अपॉन 100, ये आया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए यहां पर आपके पास 3550 ये आएगा, आपके पास ये वैल्यू कितनी आ रही है चेक कर लीजिए, 2x इक्वल टू 13700 माइनस 3550, ठीक है। ये दोनों का जो डिफरेंस है वो आया -2x, उसको यहाँ लिया तो 2x, ये इधर है तो वो उधर चला गया, चेक कर लीजिए मैथमेटिकली यू नो। तो 2x की वैल्यू 150 आ रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 75, x की वैल्यू क्या होगी 75। अब x किसका था ध्यान दीजिए, 35 वाले का x था, 35 वाले का क्या था x, तो 30 यानी परसेंटेज x था 35 वाले का x, तो ये कितना हो गया 75। अब x की जगह यहाँ 75 रख दिया तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 आएगी कि नहीं आएगी, यानी 35 वाले का 75% कंपोजिशन है, तो 37 वाले का कितना परसेंटेज कंपोजिशन होगा 25%। अब आप देखिए इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में ये एक्चुअली क्या है फिक्स वैल्यू है, यहाँ 75/25 की जगह 3/1 रखा था। आप देख लीजिए इसको मैं 25 से डिवाइड करूं, इसको मैं 25 से डिवाइड करूं तो ये 3 आएगा, तो ये 1 ही आएगा कि नहीं आएगा। इज इट क्लियर? तो हमारे पास ये न्यूमेरिकली आपका हुआ है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हम ये बात करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी कि हमने क्या पढ़ा है एटॉमिक मास कैसे निकालना है। नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर हम बात करेंगे कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास, हम कैसे निकालते हैं। ओके, थैंक्स।